तो सोचिए, एक नई पार्टी, एक मैसिव इलेक्शन विक्ट्री, लेकिन सरकार बनाने की चाबी सिर्फ 10 सीट्स दूर। आज के इस विश्लेषण में हम टीवी के चीफ विजय के सामने आई इस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पजल को डिकोड करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक नया बैट्समैन पिच पर आए और पहली ही बॉल सीधे बाउंसर मिल जाए। चलिए देखते हैं कि तमिलनाडु की इस नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन का पूरा इक्वेशन आखिर है क्या। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, 10। चुनाव के इन नतीजों ने एक कमाल की स्थिति पैदा कर दी है। टीवी के 108 सीट्स जीतकर स्टेट की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो डेफिनेटली बन गई है, लेकिन मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचने में ठीक 10 सीट्स का गैप रह गया है। सिर्फ 10 सीट्स। सुनने में तो बहुत छोटा नंबर लगता है ना, पर सच कहूं ना तो राजनीति के मैदान में ये फासला तय करना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। तो 7 मई के स्वेरिंग इन से पहले ये पजल सॉल्व कैसे होगी, इसे हम 5 हिस्सों में लॉजिकली ब्रेक करेंगे। पहला, ये 10 सीट्स का डेफिसिट। दूसरा, गठबंधन या कॉलिशन अलायंसेस। तीसरा, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट का ऑप्शन। चौथा, लेजिस्लेटिव डिफेक्शंस यानी दल बदल। और आखिर में आने वाले शासन की चुनौतियां। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम इस 10 सीट डेफिसिट की असलियत को समझेंगे। एक ऐसी जीत जो मेजॉरिटी से थोड़ी सी पीछे रह गई। असल में तमिलनाडु असेंबली का मात बिल्कुल सीधा है। मेजॉरिटी के लिए चाहिए होती हैं 118 सीट्स। टीएमके ने पूरी 108 सीट्स हासिल की और अनडिस्प्यूटेड तौर पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन सरकार बनाने के लिए उन्हें वो बची हुई 10 सीट्स चाहिए ही चाहिए। और यहीं से शुरू होता है एक हाई स्टेक्स पॉलिटिकल स्क्रैम्बल, क्योंकि यहां उठाया गया एक एक कदम फ्यूचर तय करेगा। तो इस गैप को भरने का पहला और सबसे आम तरीका क्या है? ऑप्शन 1, कोलिशन अलायंसेस यानी नए किंग मेकर्स की तलाश। आखिरी 10 सीट्स को लॉक करने के लिए टीवीके के पास इन छोटी रीजनल और नेशनल पार्टी से सपोर्ट मांगने का स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इनमें कांग्रेस, पीएमके, लेफ्ट पार्टीज, सीपीएम और वीसीके मुख्य रूप से शामिल हैं। मतलब तमिलनाडु की राजनीति में अब ये पार्टियां किंग मेकर का रोल प्ले करने वाली हैं। और सच पूछिए तो इनका समर्थन पाना उतना भी आसान काम नहीं होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोटिंग प्रोसेस यानी एक दूसरे को मनाने का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कांग्रेस लीडरशिप ने टीवीवी के मैसिव सपोर्ट बेस को फुली एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है। जैसे आईआईसी इंचार्ज तमिलनाडु गिरीश खोंडंकर ने अपनी रिपोर्ट में साफ बताया है कि कैसे यूथ और विमेन वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद टीवीवी की तरफ शिफ्ट हुई है। और देखा जाए तो अलायंसेज ऐसे ही ग्राउंड रियलिटीज को समझकर बनाए जाते हैं। और इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि टीवीके को लगातार दोनों तरफ से काफी अटेंशन मिल रही है। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने खुद इस मास विक्ट्री पर टीवीके को कांग्रेचुलेट किया। उन्होंने उस यूथ वॉइस की तारीफ की जिसे वाकई इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एक क्लियर सिग्नल है कि नेशनल लेवल पर ऑपोजिशन इस नए पॉलिटिकल फोर्स के साथ हाथ मिलाने में पूरा इंटरेस्ट रखती है। और उसके ठीक बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी कांग्रेचुलेटरी मैसेज आ गया। उन्होंने टीवीके की इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की तारीफ की और सेंटर की तरफ से डेवलपमेंट में पूरे सपोर्ट का आश्वासन दिया। इसे देखकर साफ जाहिर होता है कि विजय इस वक्त नेशनल स्टेज पर कितनी स्ट्रांग और फ्रैंकली न्यूट्रल पोजीशन होल्ड करते हैं। दोनों ही नेशनल कैंप्स की तरफ से उन्हें अपने पाले में करने की लगातार कोशिश चल रही है। लेकिन क्या हो अगर अलायंस बनाना वर्क ही ना करे या पार्टी चाहे ही ना? तो आता है ऑप्शन 2, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल गैम्बल। इसका सबसे अहम मुद्दा यह है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते टीवीके लीगली एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना सकती है, वो भी बिना किसी फॉर्मल या बाइंडिंग अलायंस के। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनके पास पेपर पर ऑफिशियल मेजॉरिटी नहीं होगी, फिर भी वो पावर में होंगे और ज़रूरत पड़ने पर इश्यूज के हिसाब से बाहरी सपोर्ट लेंगे। ये अपने आप में एक काफ़ी इंडिपेंडेंट लेकिन उतनी ही चैलेंजिंग स्ट्रैटेजी है। जैसा कि पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमंत रामन ने पॉइंट आउट किया है, इस अग्रेसिव पॉलिटिकल मूव में 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला, गवर्नर से गवर्नमेंट फॉर्म करने का इन्विटेशन। दूसरा, असेंबली में आकर एक फ्लो टेस्ट फेस करना। और तीसरा और सबसे डेयरिंग स्टेप, डीएमके और एआईएडीएमके जैसे राइवल्स को ओपनली चैलेंज करना कि अगर हिम्मत है तो आओ गवर्नमेंट को वोट आउट करके दिखाओ। एक्चुअली ये एक जबरदस्त हाई स्टेक्स गेम होगा, खासकर तब जब पब्लिक सेंटिमेंट टीवीके के इतने फेवर में दिख रहा है। अब आते हैं ऑप्शन 3 पर, लेजिस्लेटिव डिफेक्शंस यानी अलेजियंसेस का शिफ्ट होना। ये एक ज्यादा प्रैग्मैटिक पर ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोवर्शियल राउट है। यहां हमें पावर डायनेमिक्स को समझना होगा।
एक तरफ टीवीके का एक जोरदार पॉलिटिकल मोमेंटम है, वो स्टेट में एक राइजिंग सेंटर ऑफ पावर बन चुके हैं जो लिटरली किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद डीएमके और एआईएडीएमके के एस्टैब्लिश्ड कैंप्स पहले से काफी कमजोर होकर उभरे हैं और इस शिफ्टिंग मोमेंटम का असर पावर के बैलेंस पर सीधा पड़ता है। इस नए पावर शिफ्ट का नतीजा ये हो सकता है कि राइवल कैंप्स के जो पॉलिटिशियंस अशांत या डिससैटिस्फाइड हैं, वो आसानी से पार्टी लाइंस क्रॉस करके इस नए पावर सेंटर के साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त तमिलनाडु पॉलिटिक्स में वो अनडिनाइबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ टीवीके है। और ये डिफेक्शंस टीवीके को वो जरूरी 10 सीट्स आसानी से दिला सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल अलायंस के हेडेक के। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आखिरी हिस्सा, द गवर्नेंस चैलेंज अहेड, स्वेरिंग इन के बाद की असली चुनौती। क्योंकि देखिए, सरकार बना लेना तो सिर्फ आधी लड़ाई है, असली इम्तिहान तो अगले दिन से शुरू होता है। अगर टीवीके एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने का रिस्क लेती भी है और फ्लो टेस्ट पास भी कर लेती है, तो मैथ्स की कठोर सच्चाई ये है कि डे टू डे लॉज पास करने के लिए उन्हें लगातार ऑपोजिशन के साथ टेबल पर बैठना पड़ेगा। असेंबली में कोई भी बिल बिना ऑपोजिशन की रजामंदी और स्मूथ नेगोशिएशंस के आगे बढ़ना मुश्किल होगा, जो डेली गवर्नेंस को किसी टाइट रोप वॉक जैसा बना देगा। तो आखिर में इस सब के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक तरफ है स्मूथ गवर्नेंस के लिए अलायंसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की सेफ्टी, और दूसरी तरफ है एब्सोल्यूट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए माइनॉरिटी रूल चलाने का एक बड़ा रिस्क। नई लीडरशिप आखिर कौन सा रास्ता चुनेगी? सच में ये एक ऐसा हिस्टोरिकल फैसला होगा जो आने वाले काफी सालों तक तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस दिलचस्प पॉलिटिकल पजल को समझने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।